जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, बिल्कुल बेटा इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, एग्जाम हम लोग के सर पे है। तो एग्जाम को कैसे पार किया जाए, तो एग्जाम को पार करने के लिए कुछ चीजें हम आपको समझाएंगे और वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आएंगी। जैसा कि आपने देखा है कि यूपीएमएसपी के द्वारा आपके मॉडल पेपर आपके ऑनलाइन ट्रैक पर पोस्ट कर दिए गए हैं। आप बच्चों वहां से डाउनलोड कर लीजिए, जिन बच्चों के पास अवेलेबल है। जिन बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है वो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी क्वेश्चन हम आपको लिखवाएंगे उसे 100% आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, और अगर आप कॉपी में उसको लिखकर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चों सभी को ऑल द बेस्ट, आप मन लगाकर पढ़िए और जो भी आपको नई चीजें हम दे रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अगर ये चीजें आप दिमाग में बैठा लिए तो 100% बता रहे आपको निश्चित सफलता मिलेगी मिलेगी और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जैसा कि आप जानते आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास साइंस मींस तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंपोजिशन पेपर है। ये क्लास 10th के लिए है, जो टोटल 70 मार्क्स के होंगे पेपर। ये आप जानते 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल पे दिए जाते। बिल्कुल इस प्रकार से पूछे जाएंगे प्रश्न 2021-22 की परीक्षा में। तो ये पेपर का आइडिया है, ये नहीं कि यही पेपर आएगा ऐसा मेरा कोई जुगाड़ नहीं है वहां पे कि हम आपको यही दे देंगे और यही पेपर मिलेगा। ये एक तरीका, ये एक नोट्स है जो बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपको देखने को आएंगे। मॉडल पेपर 21-22 अवश्य हल करिए बेटा, तैयारी अच्छे से करिए। सभी चैप्टर्स जो आप पढ़े हैं उनको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िए, और जितने भी आपको ये कहा जाए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, उनको नोट कर लीजिए और उसे 2 से 3 बार रट जाइए। आइए बिना देर किए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं और जल्दी से आप अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिए। जितनी जल्दी ओपन करेंगे उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। आज हम साइंस का पेपर लेके आए आपके सामने, और साइंस का पेपर देखिए ये रहा। जैसा कि आपके सामने कभी भी पेपर आएगा तो आप एक बात नोटिस करिएगा कि पेपर को पहले ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में एक्चुअल में है क्या। तो देखा गया समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। विज्ञान का एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे, ना ही 3 पेपर की, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद आपको यह कहा जाएगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए निर्धारित, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप पेपर को पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि पेपर मिलते ही तुरंत कॉपी चलना चालू हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सबसे इजी सबसे अच्छा है उसको पहले लिखिए, यह नहीं कि ऑर्डर बिगड़ जाएगा, और जो कठिन लग रहा है उसको बाद में लिखिए। सामान्य निर्देश क्या है, यह प्रश्न 3 खंडों में विभाजित है, क ख और ग। क फिजिक्स के लिए, ख केमिस्ट्री के लिए और ग बायोलॉजी के लिए। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, 2-2 पे टिक कर देते, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। आपको जो लगे कि ये प्रश्न 100% सही है उत्तर इसका, इस प्रश्न का, उसी को सॉल्व कीजिए। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स का क्वेश्चन उठाया, फिजिक्स में खंड क है, तो जो भी प्रश्न आपको लगे तो पहले खंड क के सभी कर लीजिए। फिर उसके बाद जब खंड ख पे आइए तो उसकी एक बड़ी सी हेडिंग दीजिए। ये नहीं कि सब एक मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो होगा कभी एग्जामिनर उसको सॉल्व करने में छूट जाए। तो इस तरह सहायता और अच्छे से निर्धारित होगी। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए। कौन सा प्रश्न कितने मार्क का है ये आपको वहां दिया गया है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। समीकरणों आवश्यकता अपने उत्तर पुस्तिका पुष्टि करें, स्वच्छ और नामांकित चित्रों का बनाएं, और जो भी रासायनिक समीकरण है उनको जल्दी से लिखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वो कॉपी पेन निकाल के स्टार्ट हो जाइए। देखिए किसको किसको आता है, ठीक है, जल्दी से।
प्रश्न नंबर ये है, ये आपकी जो टॉपिक है वो फिजिक्स की है। सबसे पहला, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, बताइए किसके द्वारा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस? आंसर बताओ। ठीक है, उसके बाद सबको क्या करिए, कॉपी में लिखते जाइए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक याद करिए, एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक होते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, एमीटर, मोटर। सोचो क्या होगा आंसर। आप जल्दी से अपने आंसर को कॉपी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ ही साथ आंसर भी कॉपी में लिख के टेलीग्राम पे भेजिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, याद करिए किसके द्वारा? ये सबके सामने इनके नंबर दिए हैं, जितने भी आप करेंगे एक एक नंबर आपको मिलता जाएगा। 4 क्वेश्चन आपके इसमें हैं। फिर कह रहा है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दिश, पश्च मतलब पीछे के दृश्यों के लिए लगाया जाता है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए तो इसके द्वारा वस्तु के लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब बने? जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे दे, ये आपको पता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वस्तु पर रखी गई, उसका आंसर बताना है आपको। उसके बाद किसी चालक, प्रतिरोध या विद्युत विभवांतर, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ये 4 नंबर का है। उसी तरह इसमें विद्युत मोटर और परिनालिका किसे कहते हैं, ये भी 4, ये देखिए 7-7 नंबर का है। तो इस तरह आपके फिजिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आइए खंड ख चलते हैं हम लोग। खंड ख हमारा जो है वो है केमिस्ट्री। अच्छा बच्चा, यहां से हम लोग की स्टार्ट होगी क्या? केमिस्ट्री। आपसे कह रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया करके, जिंक सल्फेट और Cu, मतलब ये क्या करे, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहे, तो 100% संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन, तो क्या होगा आंसर? ये प्रदर्शित करेगा क्या? विस्थापन अभिक्रिया को। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? अच्छे से याद हो रहा है? सबको कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? आपके पास क्या है? कोई यौगिक है जो जल की कठोरता को दूर करेगा, तो उसी को कहते धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। बताइए इस बात से आप सहमत हैं? ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक एक समूह है? तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अगर लिख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे इसी में देखो ये नॉल है, तो नॉल हमेशा वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ब्यूटेनॉल। वैसे सबका फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अच्छा है। देखिए इसमें ओन है तो कीटोन है, ओइक है तो कार्बोक्सिलिक है, नीचे ब्यूटेनल है तो एल्डिहाइड है। अगर ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो 100% आपके मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको यह कहा गया था कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उन्हीं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप जिंक ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, क्रिया करेगा
तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा। जिंक से जिंक ऑक्साइड हुआ, मतलब यहां पे हो गया उपचयन। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा। यहां पे ये क्या हो गया, अपचयन। ये इसका रासायनिक उदाहरण हो गया। बताइए, हमने ये आपकी कॉपी में करा है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा को कैसे बनाएंगे, उसकी विधि और उसका उपयोग। उपयोग याद करिए कि ज्यादातर हम लोग किस में करते हैं बेकिंग सोडा का, केक वगैरह में, पेस्ट्री वगैरह में, बिस्किट वगैरह बनाने में, मम्मी घर में पूड़ी वगैरह बनाने में करती है, चीजों को फुलाने में करते हैं। ये सारा का सारा ये। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। देखो, तो अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो पाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उन्हें ही कहते हैं क्या, आधुनिक आवर्त नियम। बाएं से दाएं जाने पर उनकी जो आवर्त में तीव्रता बढ़ेगी और बाद में घटेगी। इसके बाद आईपीएससी आपको याद करिए बता रहे थे चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में हमने आपको बताया था आईपीएससी नाम। हमें बच्चों इसी का आईपीएससी नाम बताना है। देखिए, तो आईपीएससी नाम बनाने के लिए आपको हम कुछ नियम बताए थे। सबसे पहला, लंबी श्रृंखला का चयन करें, क्रियात्मक समूह को पहचानें, गिनती उधर से करें जिधर से वो पहले आए। चौथा, याद करिए, समझ में आ रहा है, आईपीएससी नाम, क्रियात्मक समूह को पहचाने, लंबी श्रृंखला का चयन करें, गिनती उधर से करें जिधर से वो पहले आए। तो अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो लंबी श्रृंखला है वो ये आ रही, गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह पहले, यहां से पहले आ रहा है 1 2 3 4 5। तो 4 पे ऊपर भी है, 4 पे नीचे भी है, CH3 है, तो इसे कहते हैं क्या, मिथिल। मिथिल तो क्या हो गया, 4 मिथिल और ब्यूटेनोइक अम्ल। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं, 4 मिथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। उसी तरह इसमें देखो, 1 2 3 4, दूसरे पे Cl है, तो क्या हो गया, 2 क्लोरो, 4 है तो ब्यूटेनॉल। समझ में आ रहा है। अगर पहली की बात करें तो ये पहली पोजीशन पे। अभी बता रहे थे संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां। तो आपको बताया गया कि जो संक्षारण होता है वो आर्द्रता या खुले वायु में रखने पर धातुओं की प्रकृति को नष्ट कर देता है, उसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जैसे जंग लगना। अब बात करें कि 2 विधियां, तो 2 विधियों में याद करिए, सबसे पहली विधि तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, गैल्वेनीकरण, यशद लेपन, मिश्रण, तो कितने सारे, सिर्फ 2 आप लिख लीजिए, हो जाएगा आपका। अब कह रहे निम्नलिखित पर क्या दीजिए, टिप्पणी दीजिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभी कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो उच्च सक्रिय धातु होते हैं वो निम्न सक्रिय धातु को विस्थापित कर देते, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया जो सामान्यतः की जाती है वो मिसल के द्वारा होती है। मिसल संरचना के द्वारा ही साबुन में क्या होती है, सफाई प्रक्रिया की जाती है। ये कर लो। उसके बाद समजाति श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। समजाति श्रेणी में एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो धातुएं होती हैं उनके जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो समान हो, रासायनिक गुणधर्म समान हो, लेकिन भौतिक गुणधर्म बदल सकता है, उसी को समजाति श्रेणी कहते हैं।
और उनके जो बीच का अंतर है वो CH2 होना चाहिए। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये चीजें एकदम क्लियर हैं? आगे बढ़े। अब जैसा कि बच्चों आपसे बार बार कहते हैं कि आपके एग्जाम में या तो ऐसे आएगा और या तो समीकरण बेस आएगा। अब या तो वो क्वेश्चन करो या तो समीकरण करो। एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करे तो क्या हो जाएगा? अब आपके पास क्या एथेनॉल है? क्या भाई? C2H5OH सोडियम से क्रिया कर रहे हैं, याद करिए इथॉक्साइड बनेगा। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बनेगा? मेथेन को वायु के साथ जलाइए तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल निकलेगा। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया कराई, भी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे। एथेनोइक CH3COOH, एथेनॉल C2H5OH क्रिया करके एथिल एसीटेट बना देगा और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। इस तरह याद कर लो। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराइए, यही फॉर्मूला एथेनोइक अम्ल का लिख लो भाई यहां पे। अब याद रखिएगा कि जितने भी अम्ल होते हैं वो कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, याद हो गया? एथेनोइक अम्ल का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब अब इसी की जगह आप क्या लिख दीजिए? ये तो चाहे सोडियम कार्बोनेट बोले चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, उन दोनों की जगह एक लवण, दूसरा जल और तीसरा CO2, ये 100%। इसलिए हिंट दे रहे कि मेरे बच्चे अच्छे से कर जाए। उसके बाद एथिल अल्कोहल का क्षारीय केमेनो की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, तो क्या एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा? हम लोग के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इसको याद करेंगे तो 100% आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे एकदम। और सबसे बड़ी समस्या हम लोग की यही होती है कि हम लोग को वो चीजें नहीं क्लियर हो पाई, ये सबसे बड़ी समस्या। आइए भाई बायोलॉजी पे चला जाए। देखिए बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो है खंड ग, ठीक है? बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो है खंड ग। क्या कह रहे हैं खंड ग? पहला, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब बच्चा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो किसका है? पुरुष, मतलब नर का जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय मादा में होती है, गर्भाशय भी मादा में होती है, डिंबवाहिनी भी मादा होती है, तो कौन नहीं है? एक ही नहीं है, कौन? शुक्रवाहिका। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल? कौन? कोयला। हम लोग को पता है ना, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब क्या है? जीवाश्म है, जो आज से 100 या उससे भी अधिक साल पहले से निर्माण हुए। उसके बाद पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो याद करिए भाई, पवन चक्की आप चलाइए तो हम लोग क्या जानते हैं कि पवन चक्री यांत्रिक कार्य और रासायनिक कार्य दोनों का कार्य करती है, ठीक है? अगर सवाल होगा कि पवन चक्कियां, तो दोनों का कार्य करती हैं, क्योंकि पवन चक्रियां जब चलती हैं तो टरबाइन नचता है, और जब टरबाइन नचता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए आप देखोगे एक बहुत अच्छा नाम है, नाम हमें शायद थोड़ा सा नहीं आ रहा है, जिसे पवनों का शहर के नाम से जानते हैं। वहां पे बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई हैं और वहां पे उन पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और उसी से यह होता है कि हम ढेर सारी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा घटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। ठीक, अब ये तो बोल ही नहीं सकते स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है। तो हम लोग जाने थे कि दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में भोजन विघटित होता है, विघटित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। ये तो बनाया गया था पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जैसे कि याद करिए ऐसे वाला, अगर आपको याद होगा तो आप चाहो तो ऐसे वाला बना लेना, और चाहो तो जैसा आप बनाए थे वहां पे जो भी आपको अच्छे से याद हो, और फिर उसका नामकरण देखना कि पुंकेसर कौन सा है, स्त्री केसर कौन सा है, वहां पे दल कौन है, बाह्य दल कौन है, पुंज कौन है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप वहां शो कर दीजिएगा। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते? तो अगर कोई पदार्थ नष्ट नहीं होगा तो उसकी जगह नए पदार्थों का फॉर्मेशन नहीं होगा और वहां पे कूड़ों का अंबार लग जाएगा। इसलिए जैव का निम्नीकरण बहुत आवश्यक है, वही हमारे वातावरण को शुद्ध भी बनाए रखता है। मतलब जो पदार्थ है उसको नष्ट होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो भागों में बांटे थे, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वाले का आपको याद होगा कि जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इन सब के द्वारा ही निर्माण होता है। कृत्रिम में आपको याद होगा रोपण विधि, कलम विधि, दाब लगाना, इन सब विधियों के द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाता है। अब या तो वो बनाओ और या तो मादा जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाकर उसके बारे में लिखना है। इसीलिए बोला है संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको याद आएगा कि जो मादा का जनन चित्र बनाए थे वो ऐसे था। आप कोशिश कीजिएगा बुक से अच्छे से आप बनाइएगा, हमने आपको बनाया दिखाया था, ठीक है। याद होना चाहिए आपको अच्छे से। जल्दी जल्दी। फिर लिंग गुणसूत्र क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाई। तो आपको बताए थे कि मुख्यतः दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक नर का होता है, एक मादा का होता है। नर के गुणसूत्र को XY से और मादा गुणसूत्र को XX से, और उन्हीं के द्वारा ही बच्चों का लिंग का निर्माण होता है। तो 50% जो है वो लड़कियां होती हैं, 50% जो लड़के होते हैं। ये फॉर्मेशन लिंग के निर्धारण से होता है। उसके बाद कहा गया जीवाश्म क्या है, तो ये कहा गया कि भौगोलिक उथल पुथल के कारण लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो ऊपरी भूप्रपटी से नीचे चली गई, वो सब पादप और जंतु सड़ गलकर उच्च ताप और दाब के द्वारा कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों में विसर्जित हुए। इन्हीं को कहते हैं क्या? जीवाश्म। और आज पाया गया है कि इनका जैव विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज हम लोग 94% यूज कर गए, सिर्फ 6% के आसपास बचा हुआ है। और आने वाले सालों में जिस प्रकार से यूज कर रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। फिर मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये आप बना लीजिएगा। या तो ये करिए, या तो पादपों में परिवहन, परिवहन दो के द्वारा होता है, या तो जाइलम या तो फ्लोएम। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है वो चीजें आप टॉपिक बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबको ऑल द बेस्ट। जितने भी हम आपको क्वेश्चन इसमें दिखाए हैं वो आप बच्चों एक कॉपी में लिखकर सभी को सॉल्व कर लीजिए। जो आपको डाउट्स हो वो मुझसे पूछ लीजिए ऑफलाइन। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उसे क्लासरूम में एक वीडियो में पूरा समझा देंगे। लेकिन जितने भी स्कूल के आपको पेपर्स मिल रहे हैं वो सब आप सॉल्व करिए, तभी आपका विकास बहुत अच्छे से होगा और हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और एक जो समस्या सर क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक से भी सॉल्व करिए और आप देखिए नोट्स से कितने सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।